देन एक इशू जो मेरे को लगता है कि एक और दिक्कत आई थी, वो अभी भी आती है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये चेक इंजन लाइट ना, ये वाली। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो थोड़े टाइम के बाद आ रही होगी। एक्चुअली क्या था कि मेरे ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में कुछ इशू था, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी मैंने कुछ चेंजेस करे हैं इसमें, तो वही चीज़ चेक करने के लिए निकला हूँ कि वो चेंजेस काम के हैं या नहीं हैं। बाकी गोप्रो अपग्रेड तो करना ही करना है। गोप्रो 12 मेरे पास आ जाएगा अगले महीने, तो वीडियो क्वालिटी सही होगी। प्लस मीडिया मोड का भी यूज़ करना शुरू करूँगा, अभी अडाप्टर नहीं यूज़ करूँगा मैं, तो वो तो है ही है। बट इसको भी साथ में ओके रखना है। सो विल बी यूजिंग बोथ द कैमरास, दोनों कैमरा चलेंगे। एक मैं यहाँ पे माउंट कर लूँगा या लेग गार्ड पे, और एक हेलमेट पे रहेगा। सो GoPro 12 हेलमेट पे रहेगा, और ये 7 ब्लैक मैं जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे माउंट कर दूँगा। और भाई साहब क्या कर रहा है ट्रक वाला। अभी मेरे को ये चेक करना है कि आवाज़ कितनी डिस्टॉर्ट हो रही है, क्या नहीं है, क्योंकि डेड कैट तो लगा हुआ है माइक के ऊपर। अभी उसके ऊपर एक और जुगाड़ करा है कि उसमें हवा कम से कम जाए। ओके, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी बाइक की ओनरशिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप। 1 साल हो गया। खैर मैं ज़्यादा चला नहीं पाया, बट आपने देखा ही होगा वीडियोस में कि मैं 2-3 बार इसको राइड पे लेके गया हूँ, और इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा। प्लस सर्विस कितने की है, मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी बात अब करूँगा मैं बाइक कहीं रोक के, आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी मेरा अभी तक खर्चा आया है इसके ऊपर, प्लस फ्यूल एफिशिएंसी क्या है इसकी, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में कंपाइल करेंगे। बट पहले मेन चीज़ ये है कि मैं चेक कर लूँगी इसकी आवाज़ ओके आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि फिर ना यार सारा मज़ा ख़राब हो जाता है जब बाद में एडिटिंग करो। तो वही है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही है, ऐसे इम्प्रूव होता है सेटअप। बाकी अभी राइड का भी प्लान है। 2 राइड, मेजर राइड होंगी। एक तो स्पीति की, जिसमें कि नया हिमालयन साथ में जाएगा, और एक राइड रहेगी नॉर्थ ईस्ट की। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट की राइड जल्दी आएगी, सबसे पहले वही आएगी। देन स्पीति वाली तो गर्मियों में देखते हैं। देखना क्या है, तो है प्लान तो है ही है वो। तो कार्तिक भाई होगा उसमें साथ में, तो उसका भी आपको अपडेट करेंगे। अगले हफ्ते मिलूँगा मैं उससे, तब बैठ के बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या प्लान है। हमने एक्चुअली बनाया तो था काफ़ी पहले, बट हम उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, जा नहीं पाए थे। तो अभी इस बार तो जाएंगे गर्मियों में। अभी उस बाइक को पूरा सर्किट करना है। ऑफ कोर्स हिमालयन है तो बड़े आराम से कर लेगा। सर्किट पूरा करने में मेरे को थोड़ी टेंशन है। वो बातल और वो छतरू वाला जो है एरिया, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो देखते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से ले जाएंगे। चलो जी चलो, सब निकल रहे हैं ओवरटेकिंग के लिए। अब मैं तीसरी लेन से तो नहीं निकलूँगा जी। अभी वाइज़र भी मैंने इसका चेंज कर लिया है, वो है टिंटेड वाइज़र है अभी। बट इतना देखा है कि अगर आपकी लॉन्ग राइड है और दोनों वाइज़र की ज़रूरत है, तो एक वाइज़र स्लीव ख़रीद लो, उसमें दूसरा वाला वाइज़र डाल लो, तो दिन में ये वाइज़र काम आ जाएगा और शाम को ट्रांसपेरेंट वाला, प्लेन वाला। बाइकर्स, काफ़ी टाइम बाद गाड़ी के पीछे कुछ अच्छा पढ़ने को मिला है। जय हिंद लिखा है भाई ने, नाइस। अभी मैं सोच रहा हूँ किसी दिन ना DB किलर्स निकाल के एक बार ही राइड करूँ, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है।
बट अगर कोई एग्जॉस्ट चेंज करवा रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले चला लो बाइक को अच्छे से, उसके बाद चेंज करवाओ। दूसरा ये है कि बहुत एग्जॉस्ट आ गए हैं अभी, पहले तो खैर 2-3 ही थे। एक था रेड रूस्टर सबसे पहले जो शुरू हुआ, साथ में AEW भी था, पुराना ही है ये भी। देन उस टाइम पे गुरसेवा का था जब 650 आए थे, इंटरसेप्टर और AGT वगैरह। तो अभी तो और भी कई आ गए हैं, तो काफ़ी सारे मैंने देखे, और जो कई फ्रेंड्स यूज़ कर रहे थे अपने 650 पे AEW, तो मेरे को काफ़ी सही लगे। तो ये सोच के ही मैंने AEW लगवाया, और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये नहीं तो रेड रूस्टर। बाकी हर एक का अपना अपना टेस्ट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही लगवाओ बाकी बेकार हैं, वो मेरे टेस्ट के हिसाब के नहीं थे। ओके ब्रेकिंग नॉट हार्ड, बट ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं यार इस बाइक के। तो ठीक है जी, अभी बाइक रोकते हैं कहीं पे और फिर बात करते हैं बाइक के रिगार्डिंग और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। उसके बाद वापस जाके मैं आपको सर्विस के रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा, और कौन कौन सी सर्विस पे कितना कितना खर्चा होता है इसका। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, और इसके अलावा मेरे को क्या इशू आए हैं इस बाइक में अभी तक, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके प्लस पॉइंट की बात करें, भाई सुपर्ब इंजन है, बहुत बढ़िया इंजन है, प्रूवन है, 650 ट्विंस में सबसे पहले आया था, तो इंजन के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा टॉर्क है, एंड पावर फिगर्स 47 bhp, ये तो आपको पता ही है सारा कुछ। देन हाईवे डायनामिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन इसकी स्टिफ है, बट फॉर हाईवे राइड्स दीज आर वेरी गुड। प्लस एक और चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कि रॉयल एनफील्ड में एक बहुत ही अच्छी कंपनी का सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं। सो गुड इक्विपमेंट यूज्ड, शोवा फोक्स हैं इसके, एंड खैर पॉट होल्स में थोड़ी दिक्कत आती है, बट हाईवे के लिए बहुत सही है, बहुत स्टिफ है। देन एक और चीज़ बहुत बढ़िया है जो अभी तक देखिए कि जो मॉड्यूल्स हैं और इस स्विचेस की क्वालिटी है, ये बहुत बढ़िया है, और रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मतलब इन्होंने दे हैव अप्ड देयर गेम, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ट्रिपर नेविगेशन इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, जो मेरे को लग रहा है लॉन्ग राइड करता हूँ तो मैं फ़ोन लगाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बट स्टिल मैंने माउंट करा हुआ है। एक और प्लस पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो लीवर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, सो आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बोथ द लीवर्स, क्लच वाला भी और ये फ्रंट ब्रेक वाला भी। सो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है इसमें। सो अब बात करते हैं जी क्या नेगेटिव्स हैं इसमें। एक तो ये है कि ये वाले वेरिएंट की जो सीट है, सो सीट तो बहुत अच्छी डिज़ाइंड है, बट सीट हार्ड है। सो कुशनिंग इसकी लॉन्ग राइड के लिए कम है और ये काफ़ी हार्ड है, बट सीट का जो डिज़ाइन है, जो स्प्रेड है, वो काफ़ी सही है राइडर की। देन पिलियन के लिए क्या है कि ये सीट काफ़ी छोटी है, तो अगर पीछे आपने बैक रेस्ट वगैरह नहीं लगाया हुआ तो इतनी कम्फी नहीं है, बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसकी टूरिंग सीट भी आती है जो इसके टॉप वाले वेरिएंट में, आप उसको एज एन एक्सेसरी इसमें लगा सकते हो। देन एक इशू जो मेरे को लगता है कि जो फ्यूल टैंक इंडिकेटर है वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो जब हाफ के बाद आता है तो काफ़ी जल्दी मतलब वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक ये काफ़ी रॉयल एनफील्ड में ये इशू है कि जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, बट वही है कि जब आप रेगुलर यूज़ करते हो तो देन यू गेट टू नो कि कितना फ्यूल बचा हुआ है और आप उस हिसाब से अपना प्लान कर लेते हो रिफ्यूलिंग पॉइंट। देन बल्कि मेरे लिए कौन नहीं है, बिकॉज़ बाइक का कैरेक्टर ही ऐसा है, क्रूज़र बाइक है, इट्स प्रॉपर क्रूज़र। सो 240 किलो तो इसका वेट है। एडवेंचर बाइक में लाइट वेट होना सही है, बट इसमें नहीं है। खैर काफ़ी लोगों को इशू आता होगा कि ये भारी है जी, और मोड़ों पे नेगोशिएट करना या ट्रैफिक में नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बट टू मी इट इज़ ओके, द वेट इज़ ओके। देन सस्पेंशन की दोबारा बात करें कि पीछे वाले तो एडजस्टेबल हैं ही हैं, और ये सबसे सॉफ्ट सेटिंग पे करे हुए हैं। येट अगर मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, ऑफ रोड तो क्या करना, अगर गड्ढे वड्ढे आ गए तो उसमें मतलब पूरा बम्प पूरा फील होता है। सेम गोज़ फॉर फ्रंट वाला भी ऐसा ही है, काफ़ी हार्ड है और पूरा बम्प फील होते हैं इसके, बट वो आपको हाईवे पे स्टिफ सस्पेंशन इज़ अ गुड थिंग। तो अब वो ये डिपेंडिंग कि आपकी राइडिंग कैसी है,
मेरे को एक क्रूज़र चाहिए था तो आई प्रेफर दिस वन। अच्छा, एक मेरे को स्ट्रेंज इशू इसमें आया था कि इसने मिसिंग करनी शुरू कर दी थी। बाइक ज़्यादा चली भी नहीं थी तो मिसिंग आनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने चेक करवाया तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो स्पार्क प्लग का एक कैप है ना, ये फॉल्टी था। पहले एक साइड का और दूसरी साइड का भी हो गया। तो इसमें क्या था, कार्बन जमना शुरू हो गया था बहुत जल्दी। तो उस मटेरियल की क्वालिटी में इशू था। तो फिर रॉयल एनफील्ड ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चेंज कर दिया। तो दूसरी वाली साइड का भी इन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद से कोई इशू नहीं है। सो वो इनिशियली था, उसमें उसका मटेरियल ही ऐसा था कि उसमें कार्बन डिपोजिशन हो जाती है और उसके बाद फिर क्या है कि वो जो करंट है वो बढ़िया से कंडक्ट नहीं करता है। तो इस वजह से बाइक मिस मार रही थी। और हीटिंग का भी इशू आया था मेरे को लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट सिलेंडर से। वो इसीलिए था क्योंकि इस तरफ में आपका ये जो मैंने आपको बताया कि कैप इसका फॉल्टी था, प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा था। तो उस वजह से इधर से इस साइड पे हीट होना शुरू हो गया था। उसके अलावा मेरे को एक और दिक्कत आई थी, वो अभी भी आती है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये चेक इंजन लाइट ना, ये वाली ये आ जाती है बार बार। अभी तो खैर बाइक बंद है तो सारे शो कर रहा है। बट अगर मैं बाइक हफ्ता ना चलाऊँ तो ये इशू आना शुरू हो जाएगा और ये जगनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको ले गया सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने चेक करा, फिर इसको क्लीन कर दिया, सेम यही चीज़ स्पार्क प्लग कैप वाला। तो बट एक्चुअल इशू समझ नहीं आया। तब हमने स्कैनर से चेक भी करा था तो कोई एरर कोड नहीं था, कोई फॉल्टी कोड नहीं था इसमें। तो अब पता नहीं किस चीज़ से, अब मेरे को ये नहीं समझ आया, इतने दिन से बंद पड़ा रहता है तो उसके बाद आनी शुरू होती है और जब बाइक चलता है तो फिर सही हो जाता है। खैर ये मैं दोबारा चेक करवाऊँगा, आई वोंट लेट इट गो। और उसके अलावा फ्लॉलेस है जी, बाइक में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आया मेरे को जिस वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो या मेरे को राइड में इशू आया हो। बाकी तो जी इट इज़ फेयरिंग वेल। एग्जॉस्ट बढ़िया चल रहे हैं और एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी कोई इशू नहीं आया। तो ये थी जी इसकी प्लस माइनस जो मेरे को अभी तक लगी हैं चलाने पे। अब मेन चीज़ बात करते हैं इसके सर्विस इंटरवल और कितने की सर्विस हो जाती है, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। तो जी वापस आ गए अभी थोड़ी देर पहले और अब करते हैं जो बाकी बची हुई बातें। मेजर फैक्टर है कि एवरेज कितनी दे रहा है मेरे को रियल लाइफ में चलाने पे। तो मेरे को मिल रही है जी 24-25 सिटी हाईवे दोनों मिक्स। बट हाँ, अगर मैं प्योरली हाईवे राइड कर रहा हूँ तो 26 तक भी मिल जाती है और सेनली चलाओ तो मतलब 26 आराम से निकाल रहा है। और अगर प्योरली सिटी की बात करता हूँ तो 23 तक आ जाती है। 23 से नीचे नहीं गई। 23 भी तब आई है कि जब मैंने थोड़ा हार्शली चलाया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मेरा, तब 23 आ गई। और मिक्स ऑफ बोथ हाईवे एंड लोकल इज़ अराउंड वही 24-25। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है माइलेज में, क्योंकि इंजन बड़ा है। अब छोटे इंजन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लोकल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाईवे में उनको चलाओ, ज़्यादा खींचो छोटे इंजन को तो उसकी पावर सारी वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। सो अंडर स्ट्रेस जब भी इंजन चलेगा तो तब आपकी माइलेज ड्रॉप होगी। सो ये इंजन काफ़ी एफिशिएंट है और मेरे हिसाब से आपकी नॉर्मल जैसी मर्जी कंडीशन हो, इंजन अंडर स्ट्रेस नहीं चलता। वो बस क्या है कि बार बार ब्रेकिंग है, गियर चेंज है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक उसमें कोई भी हो तो आपका 1-2 का माइलेज ड्रॉप तो देगा ही देगा। तो ये था जी अपना माइलेज के रिगार्डिंग। और बाकी क्या बोलते हैं इसका, सर्विस का। सो उसका क्या है कि मेरे फ़ोन में पूरी इसकी सर्विस हिस्ट्री है, वो मैं आपको दिखाता हूँ भी और फिर उस पर बात करते हैं कि कितना खर्चा सर्विस पे आता है, या उसके बाद भी अगर मैं सर्विस सेंटर गया हूँ कुछ मेजर चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम आई कोई। तो ऐसा तो वैसे नहीं आई बट उसमें दो चार विजिट्स हैं। तो जी ये आ गया मेरी बाइक का पूरा सर्विस हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड। तो पहली सर्विस हुई है इसकी, मतलब पहली बार सर्विस सेंटर पे गया है 9th को। तो उस टाइम पे मेरा बिल था 3545.55। तो ये इसकी फ़र्स्ट सर्विस थी। इसमें इसका ऑयल चेंज हुआ है, पूरा ऑयल चेंज हुआ है। और इसके सर्विस किट जो होती है, प्लस अमाउंट क्यों ज़्यादा है कि किसमें टैपेट की एडजस्टमेंट होती है, टैपेट कवर खुलता है और उसके बाद उसकी गैस किट डलती है, तो वो अमाउंट इसमें डला है। तो उस वजह से ये हुआ है, इसका मतलब बिल इतना है। प्लस इंजन ऑयल पूरा चेंज था। तो ये साल में एक ही सर्विस ऐसी होगी। अभी देखते हैं, अभी दूसरी मेन सर्विस आने वाली है क्योंकि 1 साल होने वाला है, तो तब देखते हैं तब क्या होता है। उसके अलावा जी 236 रुपये। इसमें कुछ मैंने इसका चेकअप कराया था, कुछ इशू था या कोई कंज्यूमेबल डला था,
देन ये वॉशिंग थी 100 रुपये, वॉशिंग के भी होंगे काफ़ी। ये 129, ये भी कोई लेबर चार्ज ही है, ये मैंने लेग गार्ड लगवाया था तभी। यस, तो ये लेग गार्ड के चार्जेस हैं 129 लेबर चार्ज। देन 118 रुपये, ये भी कुछ वॉशिंग का ही है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, बाइक की एंट्री हुई थी सिर्फ। एंड व्हाट एल्स, ये भी वॉशिंग के ही होंगे। और शायद एक जो बच गई थी जो नहीं समझ में आई थी, वो थी जब एग्जॉस्ट डलवाए थे मैंने, तो वो भी यहीं से करवा दिया था मैंने। तो ये ऑल इन ऑल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मेजर सिर्फ यही है जो कि मेन सर्विस, तो आप लगा लोगे साल की इसकी जो मेन एक सर्विस है वो 3500-3600 रुपये की है। सो आई थिंक विच इज़ फाइन। तो जी ये था सारा बाइक के बारे में ओनरशिप रिव्यू। शॉर्ट, बहुत छोटा सा था और बहुत डिटेल नहीं था क्योंकि मेरे को कुछ इतने ज़्यादा इश्यूज़ आए नहीं। बाकी प्रोज एंड कॉन्स भी आपको मैंने मोटे मोटे बता ही दिए। बाकी नेट पे बहुत कुछ है, लोग वहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं, तो मैंने जो एक्चुअली फेस करा मैंने वो बताया आपको। बाकी ठीक है जी, इस ब्लॉग को करते हैं कंक्लूड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप कुछ भी ढूंढ रहे हो जो आपको यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो जो आपको इस वीडियो में मिला, तो यार लाइक बनता ही है, कर देना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे, चाहे कार पे हो चाहे बाइक पे हो, या कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग व्हीकल्स, बाइक्स, कार्स, तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। बाकी ट्रैवलिंग भी अपनी शुरू होने वाली है, जैसा मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।